हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 करवाऊंगी, इतिहास का। क्या, कब, कहाँ और कैसे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इतिहास जैसे कि हम जानते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, पुरानी बातों के बारे में जानना, जिसको हम इतिहास कहते हैं। इसी तरीके से रशीदा के मन में एक सवाल आता है जब वो अखबार पढ़ रही थी और उसकी जो आंखें, निगाहें हैं, वो किसी सुर्खी पे पड़ती है। तो वो उसके मन में ये सवाल आता है कि जो 100 साल पहले जो भी बातें हुई हैं, 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। यानी कि पहले की बातों को कैसे जान सकता है। ठीक है, कल क्या हुआ था या तो हम रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले या फिर पिछले साल क्या हुआ था ये हम किसी से पूछ सकते हैं अगर किसी को याद हो तो। लेकिन सालों साल पहले क्या हुआ था ये हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में अगर हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में, पुरानी चीज़ों में हम ये जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे। बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, किस तरीके से वो खेती बाड़ी करते थे, कैसे व्यापार करते थे, किस तरीके के उस टाइम पे संगीतकार होते थे, कैसे वैज्ञानिक होते थे, कैसे पशुपालक होते थे। ये सारी चीज़ें हम पहले के बारे में जान सकते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि पहले के जो टाइम पे जो बच्चे हैं वो क्या खेल खेलते थे, कैसे कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखा करते थे और कौन से वो गीत गाते थे। ये सब चीज़ें जो हैं हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर है, लोग कहाँ रहते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे और वो क्या करते थे। अतीत में लोग जो है वो नर्मदा नदी के किनारे में जो है वो रहते थे, नदी के किनारे तट पर रहते थे। और जो पहले के टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही कुशल, यानी कि कुशल संग्राहक थे, चीज़ें इकट्ठी करने में कुशल थे। जैसे कि वो उनके जो आसपास जो जंगल था और जंगल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उनको वो इकट्ठा करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल में अन्य उत्पादकों का भी वो संग्रह किया करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे और जानवरों का भी शिकार करते थे। अब जो है यहाँ पर हमें बताना है, जो यहाँ पे जो सुलेमान और किरेथर की जो पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो लगभग 8000 वर्ष पहले जो यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को पहली बार उगाया था। कहाँ पर? सुलेमान और किरेथर की पहाड़ियों में। और गांव में उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, उन्होंने कुछ ऐसे जानवर जैसे कि भेड़, बकरियां, गाय, बैल पालतू उनको बनाया और उनको अपने साथ पालना शुरू किया, अपने साथ गांव में रखना शुरू किया। ठीक है, सुलेमान और किरेथर की जो पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में हैं और जो गारो जो है, गारो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। और जो विध्यान विध्यान की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य भारत में है। और जो विध्यान विध्यान जगह जो है वो वहाँ पर पहली बार जो है चावल की कृषि की गई थी, विध्या में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये है खेती के अंदर जो है धीरे धीरे बदलाव आने लग गए और इसमें और सुधार आने लग गए। अब यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में बोला गया। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी, देखो, एक तो सिंधु नदी के लिए बोला गया है मानचित्र में देखने के लिए, दूसरी है इसकी सहायक नदी। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो उसके आसपास बहती हैं। तो यहाँ पर हम सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी हमारी ये है और इसके आसपास जो नदियाँ बह रही हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो ये सारी सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये जब इसके आसपास हैं ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? वो नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। अब 47,000 वर्ष पहले जो है नदियों के किनारे कुछ जो नगर थे वो फले फूले, वहाँ पर कुछ लोगों ने रहना शुरू कर दिया। और गंगा जो उसकी सहायक नदियाँ थी उसके किनारे पे समुद्र तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास होना शुरू हो गया। कब? 2500 वर्ष पहले। 4700 वर्ष पहले लोगों ने नदियों के पास रहना शुरू कर दिया और 2500 अब से 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है और फिर अब से 2500 वर्ष पहले की बात हो रही है कि लोगों का वहाँ पर विकास शुरू हो गया जो वहाँ पर नदी के किनारे रहते थे। इसके बाद आ जाता है कि सोन नदी का पता लगाने के लिए बोला गया जो गंगा नदी के पास है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के पास ये सोन नदी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे, अब जो इसके जो गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में उसको मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा के साउथ की साइड में, दक्षिण में जो नदियों के आसपास की जगह थी उसको पहले मगध के नाम से जाना जाता था।
अब जो कहाँ पर है, वो वर्तमान में वो बिहार में है। और वहाँ का जो शासक था, जो राजा था, वो शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना करी। एक उसमें तो किया उसने, एक विशाल राज्य स्थापित किया, लेकिन ऐसे देश के कई हिस्सों में उसने विशाल राज्य स्थापित करे। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि लोग जो थे ज़्यादातर क्या करते थे कि उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे, लोग जाया करते थे। वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से, नदियों से जो होकर है वो समुद्रों को पार किया करते थे। काफ़ी जोखिम भरा होता था, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको पार करते थे, लेकिन असंभव नहीं था। ठीक है। अब लोग काम की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, तब एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाते थे। लोग लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सेनाएं जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी। पूरे पूरे व्यापारिक जो काफिले होते थे, जहाज़ों में सामान को लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। धर्म गुरु जो जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, पूरे पूरे कस्बे जो हैं वो जाया करते थे। ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो जगहों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, रोचक स्थानों को खोजने के लिए उनके अंदर एक्साइटमेंट होती थी, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा रिश्तेदारों से मिलने के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी करने के लिए, पर्यटक स्थलों की सैर करने के लिए लोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, पर्वतों को, समुद्रों को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया लोगों ने, जैसा उनको वो अब उनको पार करना चाहते थे उन्होंने उसको पार भी किया। पर्वतों की ऊंचाइयों को भी उन्होंने छुआ, समुद्रों को भी पार किया उन्होंने। ठीक है। इससे क्या हुआ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे तो एक जगह पे रहने पर जो भी उनका कल्चर था, जो भी उनकी संस्कृति थी, जो भी उनको आता था, फिर वो दूसरी जगह जब जाके रहते थे तो वहाँ के लोगों को भी वो अपना कल्चर, अपनी संस्कृति दूसरों को भी सिखाते थे। इससे क्या होता था, आवागमन से, यानी कि आने जाने से जो है वो सांस्कृतिक परंपराएं जो है वो समृद्ध होने लग गई। ठीक है, मजबूत होने लग गई। इससे कई सौ वर्ष लोग पत्थर को, अब जो लोगों को चीज़ें, नई नई चीज़ें आती थी, लोगों ने एक दूसरे को सिखानी शुरू की। पत्थरों को तराशना, संगीत रचने का, भोजन बनाने के नए नए तरीके लोगों ने एक दूसरे को सिखाने शुरू किया, अपने विचारों को एक दूसरे को बताना शुरू किया। इससे क्या हो गया, लोगों को और भी ज़्यादा मदद मिलने लग गई और लोगों की संस्कृति वो जो है मजबूत होने लगी। अब जो हमारे देश का नाम है इंडिया, ये देखो दो से बना हुआ है। एक तो पहले अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिया इंडस से निकला है, जबकि इंडस को पहले क्या कहते थे संस्कृत में, संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब जो ईरानी और यूनानी जो आए थे भारत में, उन्होंने इसको इंडस ना कहा। देखो इंडस से इंडिया निकला, इसको इंडस नहीं कहा, इसको क्या बोला, हिंदोस और इंदोस बोला। ठीक है। और इससे क्या बना, और जो ऋग्वेद, जो जो वेद थे, और उससे, उसमें से देखो ऋग्वेद में से क्या नाम निकला, और जो ऋग्वेद के हिसाब से निकला वो, उसको इंडिया को क्या नाम दिया गया, भारत का नाम दिया गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इंडिया और जो भारत है वो इसका नाम पड़ा, देश का नाम इस तरीके से पड़ा। किससे, हिंदोस और इंदोस से, इंडस, इंडस से इंडिया। ठीक है। अब आ जाता है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम पुस्तकों को पढ़ के जान सकते हैं। जो पांडुलिपियां हैं उनको पढ़ के जान सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो हाथ से लिखे होते हैं, उनको पढ़ के हम जान सकते हैं। ठीक है। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो पेड़ की छाल पे लिखे जाते हैं, या फिर वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे, या फिर भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है। इतने वर्ष में इतनी सारी जो पांडुलिपियां को कीड़े वगैरह खा गए, क्योंकि वो पत्तों वगैरह पे लिखी हुई थी, वो नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों में, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधीय तथा विज्ञान आदि के बारे में हमें पता चलता है। इन सब के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, कविताओं, नाटकों के बारे में संस्कृत में लिखे मिलते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे या फिर प्राकृतिक या तमिल भाषा में लिखे थे। प्राकृतिक भाषा कौन सी होती है, जो आम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अभिलेख जो है
हार्ड मतलब कि सख्त चीज़ के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, हाँ मैन्युस्क्रिप्ट हमने पढ़ा कि जैसे पत्तों पे लिखे जाते थे, लेकिन जो अभिलेख हैं वो कहाँ लिखे जाते थे? पत्थर पे लिखे जाते थे, धातु पे लिखे जाते थे, कठोर सतहों पे लिखे जाते हैं, जिससे क्या होता था, इनको कोई कीड़ा नहीं खा सकता था। इनको लिखने में मुश्किल होती थी क्योंकि इनको खोद खोद के लिखना पड़ता था, लेकिन ये सेफ रहते थे, इन्हें कोई नहीं खा सकता था। ठीक है, और आगे आ जाता है, और इनमें क्या लिखा जाता था, जैसे कि राजा उस टाइम पे लिखवाते थे कि जो उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सारा लेखा जोखा जो है वो अपना लिखवाया करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्विद कहलाता है। पुरातत्व क्या होता है, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं। वो जैसे पत्थर ईंटों से बनी इमारतों को वो पता लगाते हैं, उन सब चीज़ों से मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का, पुरानी पुरानी चीज़ों से, सिक्कों से वो जो है पता लगाते हैं, पुरानी चीज़ों से पास्ट के बारे में, इतिहास के का पता लगाते हैं पुरातत्व। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनसे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, अब जो पुरातत्व होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों आदि की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं और वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और पुरातत्व को बधुआ कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, ये हमें बताना है। देखो, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, क्या उनको कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? नहीं, उनको कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते होंगे। पुरातत्व को कपड़ों के अवशेष बहुत कम मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का चलन था जो समय के साथ सड़ गल जाते हैं, इसलिए कपड़े के अवशेष मिलने में परेशानी होती होगी। ठीक है, तो आगे आ जाता है, उसमें पांडुलिपियों का हो गया। ये पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, पांडुलिपियां हो गई, अभिलेख हो गए, पुरातत्व हो गए, इनकी जानकारी से प्रायः क्या स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। एक मतलब सोर्स, इतिहासकार उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत में के प्राप्त होने ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब वो एक जासूस की तरह काम करते हैं जो पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं। अतीत एक या अनेक, अब अतीत एक है या अनेक है, यह बताना है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा बहुवचन में क्यों किया गया है? देखो, इसमें बताया गया है कि ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ जैसे पशुपालक होते हैं और कुछ कृषक हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, ये जीवन, जैसे इनका जो जीवन है वो राजा रानियों के जीवन से अलग होगा, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग होगा। जैसे कि हम भी देखते हैं कि उस समय के देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यापार रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देखो, आज भी अंडमान में लोग मछली पकड़ के, शिकार करके अपना खाना पीना लेते हैं, लेकिन आज शहरों में क्या है, लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। कोई हम लोग खुद तो उगाते नहीं है शहरों में, हम निर्भर रहते हैं। किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? हम किसानों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि वो उगाएंगे, फिर धीरे धीरे खाना जो है वो हमारे तक पहुंचता है। तो ये डिफरेंस बताया गया है कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी जो है भेद है। कुछ लोग राजा हैं तो उस टाइम पे कुछ लोग क्या होते थे? पशुपालक होते थे। तो ऐसा आज भी होता है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन जो मछुआरे होते थे, शिकारी होते थे, वो तो अपने बारे में कुछ ऐसा लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। तो ये क्या है, जो वो लेखा जोखा रखते थे, तो इससे क्या है कि पुरानी बातों को जानने में मदद मिल सकी, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ जो है वो शेष बचा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाता है तिथियों का मतलब। तिथियाँ मतलब जो डेट्स दी जाती हैं, जो तिथियाँ डिसाइड होती हैं, जो डेट्स डिसाइड होती हैं, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000, इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे।
वर्ष की जो गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां हैं उसको ईसा से पहले यानी कि ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि इस बुक में से स्टार्ट किया है 2000 से स्टार्ट किया है, और 2000 का मतलब क्या है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 2000 वर्ष के बाद की बातें जो हैं यहाँ पे शुरू हुई हैं इस पुस्तक में। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके 2000 वर्ष के बाद की जो बातें हैं वो इस पुस्तक में इन्होंने शुरू करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे चैप्टर रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।